साथियों नमस्कार। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं जो तब चर्चा में आए जब 2016 में हरीश रावत जी सरकार के 9 विधायक बागी हो गए थे, जिसके कारण सरकार अल्पमत में चली गई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले पर बहुमत कार्रवाई हेतु जिनको नियुक्त किया गया था, पूर्व जिला जज व तत्कालीन प्रमुख सचिव संसदीय कार्य उत्तराखंड रत्न से सम्मानित जयदेव सिंह जी, जो मूल रूप से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज हमारे चैनल पहाड़ पथ में। धन्यवाद सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, जब आप एडवोकेट थे तब आपने निर्दलीय सांसद का चुनाव लड़ा था टिहरी संसदीय क्षेत्र से। उसके बाद आप गवर्नमेंट की विभिन्न सेवाओं में रहे, सरकार के प्रमुख अंग के रूप में हमने आपको देखा। सर, फिर क्या कारण रहा कि आप रिटायरमेंट के बाद आपको लगा कि अब हमें जन सेवा में जाना चाहिए? क्योंकि कुछ समय पहले ही आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अब आपके मन में क्या है, क्योंकि आप एक तरफ झंडे गाड़ के आए, अब आपको क्या लगता है, क्या आप इस सेक्टर में भी कुछ नया करना चाहते हैं लोगों के लिए? जनता की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ और उत्तरकाशी की जनता को आज तक जो प्रोग्रेस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि मैं विभिन्न पदों पर रहा। पहले मैं जब एडवोकेट था तो उस समय मैंने टिहरी संसदीय क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा, महाराजा मानवेंद्र शाह के खिलाफ लड़ा था। कई लोग हम लोग थे, यद्यपि मैं उसमें सफल नहीं रहा, लेकिन मेरी एज उस समय बहुत कम थी। कम होने के कारण राजनीतिक पूरा अनुभव नहीं था। इसके बाद जब हम समाज सेवा में तब से जुड़े रहे और कांग्रेसी विचारधारा के हम बचपन से थे, हमारे परिवार के लोग भी कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े हुए थे। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस कभी भी अलगाववाद पर काम नहीं करती है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, वर्गवाद से ऊपर उठ करके काम करती है। इसलिए जब हम पहले से कांग्रेसी विचारधारा के थे, तो अब भी जब मैं रिटायर हो गया, लोक सेवा आयोग से मैं रिटायर हुआ, तो इसके बाद मेरे मन में आया कि मुझे बिल्कुल उसी विचारधारा में जाना चाहिए जो मैं बचपन से, जिस विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैंने कांग्रेस में जा कर के अपनी ज्वाइनिंग दी। और निश्चित है कि कांग्रेस ही अगली भविष्य जो दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस का ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस कभी दो वर्गों को आपस में लड़ा करके राजनीति नहीं करती है, दो लोगों को लड़ा करके राजनीति नहीं करती है, जातिवाद, वर्गवाद को भिड़ा करके राजनीति नहीं करती है। वो सर्व समाज के लिए काम करती है। और मैं एक काफ़ी उच्च पदों पर रहा हूँ। सर्व समाज के लिए काम करना मेरे लिए एक प्रेरणादायक है, इसलिए मैंने उस प्रेरणा को ध्यान में रख करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। हमने काफ़ी सारे लोगों से रिव्यू मांगे थे और हमने पूछा था कि हम आपसे क्या प्रश्न करें, तो बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न था कि जब आप विभिन्न सेवाओं में रहे, प्रथम एचजेएस की परीक्षा भी आपने पास की थी, उसके बाद आप लगातार आगे आप बढ़ते गए, तो कांग्रेस ज्वाइन करना और फिर उसके बाद आपने एक ऐसी विधानसभा को चुनना जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के सबसे लास्ट में पुरोला विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आप लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं? ये एक ऐसा विषय है जिसमें आपको बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। लास्ट विधानसभा नहीं है वो। लास्ट विधानसभा उत्तराखंड बनने के बाद बनाई गई। वो तो प्रथम नंबर की विधानसभा है, 1 नंबर की विधानसभा है। और पहले जो नीचे से 1 नंबर थी, मेरा विचार है कि हम उस विधानसभा को 1 नंबर सबसे ऊपर से लाएंगे, क्योंकि वो 20 सालों से बिल्कुल ब्लैंक खाली रही है। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, उन जनप्रतिनिधियों ने जनता का ध्यान न रखते हुए अपना ध्यान अधिक रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और खाली पड़ी हुई हैं। स्कूल हैं पर मास्टर नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल खाली है। इवन यहाँ तक कि लिवाड़ी में भी हमारा अस्पताल है, लेकिन कभी कोई डॉक्टर वहाँ तक पहुँचता नहीं है। बंगाल के वो हाल हैं। तो अभी कितनी बाढ़ बंगाल में आई, कितना नुकसान बाढ़ से हुआ, कई घर प्रभावित हुए, कितनी जानें गई, कितने जानवर मरे, कितने आदमी मरे,
कोई सुध नहीं ली किसी ने। यदि हमारे प्रतिनिधि जो ये हमारे संसद के अंदर हैं या विधानसभा के अंदर हैं कुछ बोलने लायक होते और करने लायक होते तो क्या हमारा बंगाण क्षेत्र आज पिछड़ा हुआ रहता? वो तो वहाँ का आदमी सशक्त है, पैसे वाला है, इज्जत वाला है, कमाता है खुद, इसलिए बच गया। यदि थोड़ा सा गरीबी होती तो वो आज कंगाल होता। तो ये एक राजनीतिक व्यक्तियों का दायित्व होता है कि वो काम करें, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो काम करें। वो आज ही नहीं, पूरे 20 सालों का इतिहास उठा के देख लो, वही पर्वत की स्थिति देख लो। मैं दोणी तक गया, दोणी में देखा क्या स्थिति विद्यालयों की है। वहाँ हमने टिकोची का जब इंटर कॉलेज देखा, पूरा बर्बाद हो रखा है और डूबा हुआ है वो मलबे से, और उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, किस विषम परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं। तो ब्लैंक शिक्षा के क्षेत्र में तो बिल्कुल जीरो विधानसभा है वो। जब 2017 में इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, तो कांग्रेस को बहुत कम सीटें विधानसभा में मिली, जहां पे भाजपा ने अच्छे से सरकार अपनी बनाई बहुमत से। तो हमारा यह प्रश्न आपसे है कि उस समय प्रोला विधानसभा से एक कांग्रेस के नाम पे एक सीट निकली, जिसके विधायक वर्तमान में राजकुमार जी है, उनका टिकट काट करके आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इस विषय को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? टिकट काटना और चुनाव लड़ना ही प्रमुख मुद्दा नहीं है। यदि पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी कोई और जिम्मेदारी देती है तो मैं और जिम्मेदारी, मैं काटूंगा नहीं किसी का। मैं आलोचना नहीं करता हूं किसी की, क्योंकि हमने कभी आलोचना देखी ही नहीं है, ना सुनना पसंद करते हैं। सब सम्मानित है, बीजेपी के भी सम्मानित है, कांग्रेस के भी सम्मानित है, सपा बसपा जो भी है वो सब सम्मानित है। हम तो मुद्दों की बात करते हैं कि भाई मुद्दे कैसे होने चाहिए, वो जनहित में होने चाहिए। वो हमारी पुरोला के लिए, गंगोत्री के लिए, यमुनोत्री, तीनों विधानसभाओं के बहुत अच्छे अच्छे होने चाहिए, उनके विकास के लिए होने चाहिए। आज तक भी हमारा विकास नहीं हो रहा वहाँ। आज भी हमें गर्भवती होने के बाद जो है एक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है और मौतें हो रही है। 21वीं सदी में हम जा रहे हैं और अभी हम जो है रास्ते में दम तोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति देखेगा कौन? आखिर कौन देखेगा? क्या हम कमीशन तक सीमित रहेंगे? ये विधायक का ये जो वो आती है धनराशि, उसको बांटने तक सीमित रहेंगे? प्रोला विधानसभा के वर्तमान विधायक कांग्रेस पार्टी के राजकुमार जी, उनके कार्य को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 10 में से उन्हें कितने नंबर देंगे आप उनके कार्यों को लेकर, तो आपके क्या? उनके कार्यों को 10 में से 10 नंबर दूंगा, क्योंकि मैं आलोचक नहीं हूँ। मैं 1 नंबर कम करके अपने दोस्त के 1 नंबर कम करके क्या भलाई मिल जाएगी मुझे और क्या बुराई मिल जाएगी? 10 में से 11 नंबर दूंगा। वो सब अच्छे हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ उनके बारे में, पब्लिक जानती है। पब्लिक से पूछिए कि वो कितना नंबर देती है। लेकिन आप जब प्रोला विधानसभा से उम्मीदवारी करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके टिकट पे संकट आना स्वाभाविक है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कहीं नहीं, मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। उन पर कोई संकट नहीं आएगा और उस पर मेरा मत भी नहीं है, कोई इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हमने जब 2017 में देखा तो उस समय जब इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं गुटों में बटी हुई आई, और हमने देखा कि हरीश राव जी स्वयं जो मुख्यमंत्री थे, उम्मीदवार भी उसके रहने वाले थे, तो वो भी अपने 2-2 सीटें हार गए। कहीं ना कहीं आपसी जो असमंजस था और टीम वर्क नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है कि 2022 के जब इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जाएगी तो उनके प्रदर्शन को लेकर आप कितने संतुष्ट? आपको क्या कुछ लगता है सरकार बनाने को लेकर, कितनी सीटें, क्या कुछ? ये जो विपक्ष होता है वो बताता है कि टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, ताकि पब्लिक में एक मैसेज जाए। आपने कभी देखा जब हरीश रावत जी की सरकार थी, सब साथ थे, जो भागे उनकी स्थिति आज वहाँ देखो क्या स्थिति है। भगवान से इंसान तक नहीं रहे, मंत्रालय भी हैं तो वो चलते नहीं हैं। आजकल विधानसभा किसी मंत्री का काम होते हुए देखा आपने? आज तो मंत्री का काम भी नहीं हो रहा है। उनकी स्थिति देख लीजिए। और कांग्रेस सरकार में सब खुश थे। तो ये कहने की बातें होती है ताकि पब्लिक में एक मैसेज जाए कि आपस में लड़ रहे हैं। हमने तो कभी देखा ही नहीं। सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं और कर्मठता से 22 के इलेक्शन से कमर कस ली है सबने। बूथ स्तर तक इनका कार्य हो रहा है। और निश्चित है कि इस बार कांग्रेस की सरकार जैसे कि हिमाचल पैटर्न पर है, इस बार यहाँ बीजेपी की गलत नीतियों के कारण ही कांग्रेस आएगी और भारी बहुमत में आएगी। अभी त्रिवेंद्र सरकार या भाजपा सरकार को लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और 2022 में इलेक्शन होने। पूरे 4-4.5 साल के कार्यकाल को आप त्रिवेंद्र सरकार के किस प्रकार से देखते हैं? लोग
सिलेंडर को जो गैस सिलेंडर है उसको सर पे रखकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के वो हाल हैं कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आज इन कानूनों से बेहाल हो चुका है। तो ये सरकार ही नहीं, सारी सरकारें फेल हो चुकी हैं। और एक तरह की ये सरकारें हैं कि यदि कोई बोलेगा तो उसको बंद करने के लिए, उस पर आरोप लगाने के लिए, उसको जेल भेजने के लिए पूरी तैयारी करती है। तो डर का माहौल है पूरे देश में, भय का वातावरण है। तो इस भय के वातावरण में महंगाई चरम पर चली गई है, बेरोजगारी दूर नहीं होती है, बहुत बढ़ गई है। महंगाई इतनी ख़राब हो गई है कि पेट्रोल के दाम देखो, एवरी डे कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। काम मत करो, काम का फिक्र करो और फिक्र की जिक्र करो बस। तो इस तरह की ये चीज़ें चल रही है। आपने जहाँ तक देखा होगा कि एक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती 6 सालों से अभी तक, जब एक छोटा सा कर्मचारी होता है, अभी तक नहीं कर पाए। तो कर क्या रहे हैं ये?